नमस्कार, भारत की जनता तक में स्वागत है। अभी हम पटना जंक्शन पे हैं और देख लीजिए भारत सरकार का जो लोगों को जो है जॉब दिया जाता है, प्राइवेटाइजेशन जो किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, उससे जो है लोगों को कितना तकलीफ़ होता है उसका उदाहरण हम आपको दिखाने वाले हैं। और जो परमानेंट जॉब करते हैं उसका तो अलग का बात है, लेकिन जो कूली का काम करते हैं ज़रा उनकी भी समस्याओं को जो है आप लोग देख लीजिए। क्या नाम है आपका? तिरपत कुमार। आप लोग को क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? दिक्कत का सामना है नहीं, काम जो है कि कम मिलता है। पहले ऐसा काम नहीं है। ट्रेन भी जो था यहाँ सिकंदराबाद बंगलौर मतलब 10-12 गाड़ी जो है कि राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्र, दानापुर, ये सब जो है डिवाइड होने से कुछ बहुत सा असर पड़ा है। अच्छा, आप लोग परमानेंट हैं या खुद कमाते हैं तो पैसा मिलता है? नहीं, पब्लिक सेवा जो हम लोग हैं करते हैं उन्हीं से मिलता है। अभी सरकार की तरफ से हम लोग को पेमेंट नहीं मिलता। जो ग्रुप डी में गया है, जो ग्रुप डी में गया है उनको पेमेंट मिलता है और बाकी हम लोग जो है पब्लिक सेवा में। अच्छा, आप लोग पब्लिक सेवा में हैं, तो आप लोग को जो है यहाँ पे कौन परमिशन देता है कि आप यहाँ पे रह के जो है लोगों का सेवा कीजिए और उनसे अपना रोजगार कीजिए? ये हम लोग ब्रिटिश के टाइम से हैं। हमारे दादाजी थे, पिताजी थे, सब थे। उसके बाद हम लोग हैं, तो ये सब जितना भी है लाइसेंस धारी कुली है। ठीक है, ये सब रेल मंत्री के द्वारा, रेल मंत्री का द्वारा हम लोग काम करते हैं। तो क्या आपके दादा परदादा लोग जो थे कुली में, क्या वे लोग परमानेंट थे या ऐसे ही आपके तरह का? नहीं, सब परमानेंट थे। कुली का मतलब अभी तक पेमेंट नहीं दिया गया है। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोग कुली के कुलिये में पेमेंट किया जाए, और नहीं तो जो ग्रुप डी का जो हम लोग का दर्जा मिला उसी ग्रुप डी में हम लोग को भेज दिया जाए। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? तो सरकार से तो बोलबे ना किए कि हम लोग को इसी में परमानेंट कर दिया जाए, कुली को कुलिये में परमानेंट कर दिया जाए, वेतन दे दिया जाए, और नहीं तो जो हमको भूतपूर्व रेल मंत्री जो नौकरी दिए ग्रुप डी में उसी ग्रुप डी को चालू कर दिया जाए। कौन सा रेल मंत्री का बात बोल रहे हैं? वो रेल मंत्री श्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे बिहार के। अभी तो लगता है 7 साल में 7 गो मंत्री रेल मंत्री बदला ही गए होंगे कम से कम। रेल मंत्री से भी, राज्य मंत्री से भी हम लोग गुहार लगाए हैं। अब वो लोग अपना अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपना पॉलिसी बनाएंगे और क्या करेंगे नहीं करेंगे अब तो सरकार के हाथ में है। अरे हम तो मांगे न कर सकते हैं, लड़ाई नहीं न करेंगे, लोकतंत्र में अपना संघर्ष कर सकते। अंतिम सवाल आपसे, अपना जीवन बसेरा करने के लिए कितना कमा लेते हैं रोज? यह जो सवाल है सारे लोगों के दिमाग में खलता है कहीं ना कहीं। और सरकारी नौकरी करने के लिए भी लोग जो हैं इसीलिए सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। तो यही हमारा इनसे अंतिम सवाल है कि आप कितना कमा लेते हैं? 200-400 रुपया हो जाता है। 400 रुपया हो जाता है? हाँ। तो महीना का 12,000 रुपया हुआ। 12,000 में घर गृहस्थी चल जाता है? अब सोचिए आप कैसे चला रहे हैं जो शिक्षा दीक्षा सब जो है कि चौपट है। तो महंगाई पे क्या कहना है? महंगाई तो चरम सीमा पर है, उसको क्या करना। आटा कैसे खरीद रहे हैं? खाना पीना पर तो टैक्स नहीं लगना चाहिए, महंगे नहीं होना चाहिए खाना पीना पर। तो जो शौकीनी चीज़ है उस पर मतलब टैक्स बढ़ना चाहिए। कपड़ा है, जैसे गाड़ी है, घोड़ा, इस सब पर टैक्स बढ़ना चाहिए। तो खाने पीने पर टैक्स लगा दिए तो मजबूरी सबके साथ है। आटा का क्या रेट है अभी यहाँ? आटा का तो 50 रुपया है, 40 रुपया है। चावल कैसे खरीदते हैं आप? 50 रुपये। अब बताइए कि 40 रुपया आटा और 50 रुपया चावल कोई खरीदता है और एक दिन का 400 रुपया दिहाड़ी कमाता है, और वो अभी इन लोग का जो है फिक्स दिहाड़ी नहीं है कि यह लोग जो है 400 रुपया प्रत्येक दे कमा ही लेंगे। हो सकता है कि किसी दिन ना भी कमा पाए। हाँ, सही है ना? हाँ सही है। हो सकता है कि किसी दिन ना भी कमा पाए। तो अब बताइए कि भारत सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि ये लोग जो है रेलवे का सेवा करते हैं, एक प्रकार से जो है लोगों का सेवा करते हैं, और इनका जो है
कोई मतलब कि ठिकाना नहीं होता है और कोई इनके अकाउंट में जो है फिक्स डिपॉजिट नहीं आता है कि आपके अकाउंट में जो है महीने के अंत में इतना पैसा भेज ही दिया जाएगा। और जो अरबों खरबों पैसा ले करके अपने यहाँ से लोग भाग जाते हैं दूसरे देशों में, या जो बिजनेसमैन अपने यहाँ पैसा ले करके और कहीं ना कहीं लॉस कर देते हैं और उन पैसा को जो है भारत सरकार और बिहार सरकार माफ़ कर देती है। लेकिन इन जैसे लोगों के जो अकाउंट में जो है 14-15 हज़ार इन लोगों से नहीं दिया जाता है। और जब इलेक्शन आता है तो 6 महीना में इन लोग का जुमला होता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिंगाना कर देंगे। और इन लोग जो है क्या करते हैं 6 माह तक जो है सारे चीज़ का जो है रेट घटा देते हैं और उसके बाद जो है 4.5 साल तक लोगों से जो है पैसा खींचने का काम किया जाता है। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? हमारा कहना है कि रेलवे में पूरे हिंदुस्तान में ये जो कुली हैं ये रेगुलर सतत सेवा दे रहे हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं, जिसका कि इन लोगों को सिर्फ जो जितना ये काम करते हैं तो जनता और पैसेंजर के द्वारा ही पैसा दिया जाता है। लेकिन इन लोगों का वाजिब तौर पे ये लोग मेहनत कश आदमी है, मेहनत कर रहा है और निस्वार्थ भाव से बिना टाइम देखे हुए कर रहा है, 24 घंटा कर रहा है। ये भी नहीं कि 8 घंटे का ड्यूटी करके उतर जा रहा है। तो इन लोगों का जो है इन लोगों के कल्याण के लिए सरकार को इन लोगों का एक निश्चित सरकार सैलरी से निश्चित करे जिससे कि इनका बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा हो। दूसरा, जो इन्होंने काम किया है उनका एक मार्जिनल फिक्स किया जाए जिससे कि इनको इंसेंटिव के तौर पे वो मिले। तो बाकी जो काम चल रहा है, आप यहाँ पे हिंदुस्तान में जो सरकारें हैं, कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की आई हैं, उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेहनत का इसका कल्याण क्या कैसे होगा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो खाने का चीज़ है उसके रेट को कैसे कंट्रोल करें। इनपुट कॉस्ट पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, वेदर इट इज़ एजुकेशन, हेल्थ और खाना और पढ़ाई। कोई भी जाएगा वो आदमी को, बच्चे को भेजेगा पढ़ने लूटने के लिए। स्कूल वाले प्राइवेट स्कूल में बैठे हुए हैं, सरकारी स्कूल में सुभान अल्लाह लोग पैसा लेते हैं, पढ़ाई देते नहीं हैं और सरकार आराम से उसको भी पैसा देते जा रही है। ये गरीब जो रात दिन एक किए हुए 24 घंटा आपके दरवाजे पर, रेलवे के दरवाजे पर बैठा हुआ है और लोग जाने अनजाने से कहीं भी से भी आता है, बिना जात धर्म देखे हुए उसका सामान उठा करके गाड़ी में पहुंचाता है। इसने क्या गलती किया है? इनकी मजदूरी इनको मिलनी चाहिए और इनका कल्याण होना चाहिए और इनको इसके जो भी ये मेहनत कर रहे हैं उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ग्रुप डी में जो रुका हुआ, बोलिए साहब ठीक है बोल रहे हैं, बोलिए ना, बोल लीजिए। ग्रुप डी वाला जो रुका हुआ है हम लोग के पुनः वो चालू करवा दें वर्तमान सरकार। ये जो भी रेल मंत्री हुए हैं आज तक, भगवान की दया से यदि हम पटना की धरती पर खड़े हैं तो पटना से बहुत लोग रेल मिनिस्टर बने हैं, लेकिन उन्होंने भी इन लोगों को झांसा ही दिया है, कुछ किया नहीं है। हमारा अब जो कहना होता है, हम जो अभी बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इनको अब कार्य रूप में लिया जाए, प्लान में लिया जाए कि इनका कल्याण कैसे होगा, इनको कैसे उचित मुआवजा मिलेगा। सर, बेरोजगारी पे क्या कहना है? बेरोजगारी देखिए, ये आजकल तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। आपने अपना यूनिट बंद कर दिया, आपने अपना प्लांट बंद कर दिया, तो बेरोजगारी तो क्रिएट ही होना है। भारत सरकार में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री चलाना मेरा काम नहीं है, तो इंडस्ट्री चलाना काम नहीं है। आपके पास जब आपका मजदूर आपसे ज़्यादा पैसा वाला मजदूर रहेगा तो वो मजदूर आपकी बात थोड़ी ना सुनेगा। तो सिंपल सा थ्योरी है कि आप अपना बिजनेस सरकार को करना चाहिए, अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। अब आपसे बड़ा कोई बिजनेसमैन हो जाएगा तो आपको सरकार थोड़ी चलाने देगा आराम से, कुछ नहीं होता। आप बेच भी रहे हो, आप अपना शेयर बेच रहे हो सरकारी कंपनियों का, तो जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उसका बेच रहे हो। आप लॉस मेकिंग कंपनी को क्यों नहीं बेच रहे हो? पागल हो? घर में कोई बच्चा खराब हो जाएगा तो बच्चे को घर से निकाल दोगे या उसको सुधारोगे? यदि ये काम सरकारी एम्प्लॉय कोई काम टाइम से प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे हैं तो उनको बोलिए ना कि कैसे देंगे, उनका तरीका निकालिए ना। आपके मैनेजमेंट में ये ताकत या ज्ञान या नॉलेज बेस नहीं है कि कैसे उससे काम करवाया जाए,
तो आप उनको हटाओ ना। यदि प्राइवेट में जाके प्रोडक्टिविटी बढ़ता है तो यहाँ क्यों नहीं बढ़ता है? अच्छा सर, जो लोग वोट में खड़े होते हैं तो मैनिफेस्टो जो बनाते हैं अपना, लोगों से बेरोजगारी पे बात करते हैं और नौकरी देने का बात करते हैं, लेकिन असल में उन युवाओं को नौकरी दिया नहीं जाता है, सिर्फ झांसा दिया जाता है। और जब वे लोग सत्ता में आ जाते हैं तो उनको सांप सूंघ जाता है। इस पे क्या कहना है आपका? ये झांसा ही दिया जाएगा, ये झांसा ही दिया जाएगा। आप झांसा लेंगे तो झांसा ही दिया जाएगा, सिंपल सा बात है। ये पॉलिटिशियन जो कोई 8 क्लास पास हैं, कोई 10 क्लास पास हैं, जिन्होंने जो पास भी किया है वो 3rd डिवीज़न से पास किया है, उनको तो अपना पेट कैसे चलेगा वही पता नहीं है, तो देश कैसे चलेगा कैसे पता होगा? ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि इनको पता हो कि दूसरे का परिवार कैसे चलेगा। सरकार को इस पे एक कोर्ट को जो है इस पे एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? जो लोग इलेक्शन में जो खड़े होते हैं, जो मैनिफेस्टो बनाते हैं कि लोगों को हम ये सेवा देंगे, और उस मैनिफेस्टो को दिखाकर जो है इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाने के बाद वो काम नहीं करते हैं, इस पे कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। आज की के समाज में, आज की परिस्थिति में इतनी सारी विसंगतियां हैं कि कोर्ट का लिमिटेशन है कि वो कितना संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट को संज्ञान लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये नालायक काम नहीं करते। ये नालायक काम नहीं करते तो वो कितना संज्ञान लेगा? उनका अपना जो देखिए कितना पेंडिंग केसेस है, वो केस को कोई मर्डर करता है तब तक उसका, जब तक उसका फैसला होता है तब तक 10 गो और खून करके बैठ जाता है वो। तो फिर वो तो इतना देर में यदि जजमेंट होता है तो क्या फ़ायदा है? अपने पटना में अपराधी विरोधी नारा लगाया जाता है, इसके बारे में क्या कहना है? अरे जो अपराध विरोधी नारा लगाते हैं वो अपराधी हैं, वो खुद ही अपराधी हैं। आप देखो ना, जितने लोग हैं अपराध प्रवृत्ति के लोग तो आपके यहाँ हैं, मिनिस्टर हैं, सब हैं। तो और ये एक सरकार नहीं, सारी सरकारों में रहे हैं, तो आप क्या उसमें बोलना चाहते हो? उसमें कोई सवाल ही नहीं है, वो सवाल ही नहीं है। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।